हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 करेंगे। अब पार्ट 1 में हमने देखा था इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा है, कैपिटल गुड्स कौन सा है, तो ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में देखी थी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्ट 2 करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कंपोनेंट्स एक्सपेंडिचर के, भाई एक्सपेंडिचर के एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट कौन से हैं। अब जब ना मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स की बात करूं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट। अब एक्सपेंडिचर डन बाय हाउसहोल्ड, एक्सपेंडिचर डन बाय गवर्नमेंट और एक्सपेंडिचर डन बाय एनजीओ। सो ये तीनों जन ने मिलके जो भी एक्सपेंडिचर किया है ऑल ओवर इकोनॉमी में, इट इज नोन एज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब है एंटायर इकोनॉमी में जो भी खर्चा होता है, सो इट इज नोन एज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, राइट। सो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की फॉर्मूला क्या है? तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की फॉर्मूला ये है कि भाई एक्सपेंडिचर डन बाय हाउसहोल्ड प्लस एक्सपेंडिचर डन बाय गवर्नमेंट प्लस एक्सपेंडिचर डन बाय एनजीओ। अब एनजीओ में कौन कौन आता है? टेम्पल्स, गुरुद्वारा, ये सारी चीजें किस में आती है? एनजीओ में आती है। सो इट इज नोन एज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो इन तीनों का हम लोग टोटल करेंगे, इन तीनों जन ने जो भी एक्सपेंडिचर किया इन तीनों का हम लोग टोटल करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मिलेगा, राइट। सो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट चीज क्या है। अब नेक्स्ट चीज ये है कि कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या है? सो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि चेंजिंग द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि आपकी स्टॉक ऑफ कैपिटल में चेंज होता है, उसमें इंक्रीमेंट आता है, इंक्रीज होती है। सो इट इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट। आज मान लो कि फॉर एग्जांपल कि मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में ऑलरेडी 3 मशीनरी है, बट मैंने एक और नई मशीनरी में लेके आया। अब ना मैं एक और नई मशीनरी लेके आया तो वो मेरे लिए क्या होगी? मेरे लिए क्या होगी? इन्वेस्टमेंट होगी। सो इट इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट कौन सा है? तो पहला कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट का है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और दूसरा कंपोनेंट क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज अ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप कोई नई असेट परचेस करते हो, राइट। आप कोई नई असेट परचेस करते हो और पुरानी असेट में आप लाइक कोई पुरानी असेट में आप चेंजेस करवाते हो, पुरानी असेट में कोई एक्सपेंडिचर करवाते हो। सो इट इज नोन एज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप कोई नई असेट लेते हो, राइट। सो वो नई असेट को ही हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। लेकिन लेकिन हम लोग पुरानी असेट में जो भी कोई खर्चा करवा रहे हैं तो इसको हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे। एक और बात मैं आपको बताने वाला हूं। मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने 2020 में, राइट, मैंने 2020 में एक कार परचेस की। अब 2020 में मैंने जो कार परचेस की है, 2020 में मैंने जो कार परचेस की है, वो मेरे लिए ग्रॉस और नेट सेम इन्वेस्टमेंट होगी। वो मेरे लिए क्या होगी? ग्रॉस और नेट दोनों सेम इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन 2021 में मेरे लिए ग्रॉस और नेट चेंज हो जाएंगे। 2021 में मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है? तो बोले कि सर 10 लाख आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, राइट। अब मैंने उस कार की जो वैल्यू है, मान लो कि फॉर एग्जांपल उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो 10 इयर्स की ड्यूरेबिलिटी है, तो एवरी ईयर मैं 1 लाख का डेप्री कंसिडर करता हूँ। सो 2020 में वही कार की वैल्यू क्या होगी? सो वही कार की वैल्यू होगी, बोले कि सर 9 लाख रुपीज होगी। सो कैसे 9 लाख आया? सो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीशिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीशिएशन, इट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये हुआ कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, राइट। देन आफ्टर हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डेप्रीशिएशन। अब जनरली डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रीशिएशन का मतलब ये होता है कि लॉस ऑफ द फिक्स असेट। आपकी फिक्स असेट में लॉस होना, फिक्स असेट की वैल्यू आपकी रिड्यूस होती, इट इज नोन एज द डेप्रीशिएशन। अब जब हम लोग डेप्रीशिएशन की बात करते हैं तो आपकी जो फिक्स असेट की जो वैल्यू है 3 तरीके से वो रिड्यूस होती है। सबसे पहले वियर एंड टियर। अब वियर एंड टियर का मतलब क्या है कि पुरानी सेट है, कुछ बिगड़ गई है, सो राइट, लाइक डैमेज हो गई है, सो दैट मींस उसको हम लोग वियर एंड टियर बोलते हैं। देन आफ्टर एक्सीडेंट डैमेज, आपने नई कार परचेज की और लाइक आपकी कार डैमेज हो गई, तो इसकी वजह से भी आपकी कार की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। देन आफ्टर थर्ड है कि फॉर्सिंग ऑब्सोलेंस, दैट मींस आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। यानी मान लो कि फॉर एग्जांपल नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है।
सो इट इज नोन एज द डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन का मतलब डेप्रिशिएशन मतलब ये होता है कि रिड्यूसिंग द फिक्स एसेट, लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स हम लोग देखने के लिए जाए तो 3 है, राइट, कि भाई वियर एंड टियर की वजह से भी आपकी वैल्यू रिड्यूस होती है, देन आफ्टर एक्सीडेंट डैमेज की वजह से भी आपकी वैल्यू रिड्यूस होती है, एंड थर्ड है कि फॉल्स इन ऑब्सोलेशंस की वजह से भी आपकी वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती है, राइट। देन आफ्टर हम लोग देखते हैं डेप्री रिजर्व फंड। अब डेप्री रिजर्व फंड क्या, जनरली डेप्री रिजर्व फंड का मतलब ये होता है कि जो हमें डेप्रिसिएशन लॉस हुआ है तो उस लॉस को कवर अप करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, डीआरएफ, डेप्री रिजर्व फंड बनाते हैं। आइए एक एग्जांपल थ्रू देखते हैं कि क्या है डेप्री रिजर्व फंड। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कार परचेस की है, उस कार की जो वैल्यू है कितनी है, 10 लाख रुपए से, राइट। अब लाइफ स्पैन ऑफ दी कार कितनी है, 10 ईयर्स है। सो एवरी ईयर लाइक डेप्री कितना होगा, 1 लाख रुपीज होगा। अब मान लो कि कार मैंने 5 इयर्स यूज की, तो 5 इयर्स का डेप्रिसिएशन कितना होगा, बोले कि सर 5 लाख रुपीज होगा। कितना होगा, 5 लाख रुपीज होगा। बहुत ध्यान से सुनना। अब 6 ईयर में लाइक कार का क्या हुआ, मान लो कि फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो चुका। क्या हो चुका, एक्सीडेंट हो चुका। अब 6 ईयर में कार का एक्सीडेंट हो चुका है, तो कार की पूरी जो बॉडी है पूरी डैमेज हो चुकी है, पूरी स्क्रैप हो चुकी है। अब वो कार किसी काम की हमें बची नहीं है, राइट। अब लाइक मेरी कार की वैल्यू तो 10 लाख थी, अभी भी मेरे पास कितने ईयर बाकी है, बोले कि सर 5 इयर्स बाकी है। तो 5 इयर्स का डेप्रिसिएशन कितना होता है, तो बोले कि 5 लाख रुपीज होता है। कार चली गई तो ये मेरे लिए क्या होगा, डेप्री लॉसेस होगा। पर नहीं, यहाँ पे हमने डीआरएफ क्रिएट करके रखा है, दैट मींस डेप्री रिजर्व फंड को हमने क्रिएट करके रखा है। तो ये डीआरएफ किस लिए है, डीआरएफ इसलिए है कि ये डेप्रिसिएशन लॉस हुआ है, इस लॉस को कवर अप करने के लिए हमने क्या बनाया हुआ है, डीआरएफ, दैट मींस डेप्री रिजर्व फंड बनाया हुआ है। सो इट इज नोन एज द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्लियर बच्चों, इजी, ओके। देन आफ्टर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसके आगे। अब उसके आगे देखते हैं स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, इट इज नोन एज द स्टॉक। एंड फ्लो का मतलब क्या होता है कि आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पे हम लोग उसको मेजरमेंट करते हैं, सो इट इज नोन एज द फ्लो। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो। मानिए कि फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि 2019 की बात करूं, 2019 में मनी का सप्लाई, बराबर, मनी का सप्लाई कितना था, बोले कि सर 300 करोड़ था एंटायर कंट्री में। कितना था, 300 करोड़। लेकिन 2020 में मनी का सप्लाई कितना था, बोले कि सर 2020 में मनी का सप्लाई था ओनली 100 करोड़। स्टॉक का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मैंने 2019 के मैंने मनी का सप्लाई लाइक मेजरमेंट किया था एंटायर कंट्री में, तो उस टाइम कितना था, 300 करोड़। लेकिन एग्जैक्ट आफ्टर 1 ईयर के बाद मैंने देखा, बोले कि अब कितना है, 100 करोड़। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, एट अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एंड देन आफ्टर हम लोग फ्लो का मतलब देखते हैं कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद लाइक वो उसकी जो मनी की सप्लाई की जो वैल्यूएशन है वो कितनी होगी, राइट। सो 2019 में कितना है, 300 करोड़, और 2020 में कितना है, 100 करोड़। तो देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के हिसाब से हम मैच होता है कि नहीं होता है। तो देखते हैं स्टॉक का मतलब क्या है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो का मतलब आफ्टर स्पेसिफाइड सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद देखते हैं, राइट। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 2019 पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग देखने के लिए जाए तो उस टाइम स्टॉक कितना था, लाइक मनी का सर्कुलेशन इकोनॉमिक कितना था, बोले कि सर 300 करोड़ था। लेकिन मैंने आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम यानी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद मैंने देखा तो मुझे पता चला ये 2020 में मनी का सप्लाई तो रिड्यूस हो चुका है, सो इट इज नोन एज द फ्लो। ओके, सेम थिंग दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि मान लो कि फॉर एग्जांपल कि आपके घर पे पानी की टंकी है, ये आपकी पानी की टंकी है। आपने लाइक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर, आपने 12 o'clock को देखा तो ये टंकी लाइक मान लो कि फॉर एग्जांपल इतनी भर चुकी थी।
आफ्टर एट अ स्पेसिफाइड एट स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम नहीं, लेकिन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा तो टंकी इतनी भरी हुई थी। लेकिन आपने आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी आपने देखा कितने बजे, बोले कि सर शाम को 7 बजे मैंने देखा, राइट। अब मैं शाम को 7 बजे मैं देखता हूँ, तो लाइक मेरी टंकी की हालत कितनी है, बोले कि सर टंकी की हालत, तो बोले कि सर आधी हो चुकी है, राइट। सो ये जो मेरे लिए होता है, तो ये मेरे लिए क्या होता है, बोले कि सर ये स्टॉक होता है। आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा, बोले कि सर ये क्या होता है, ये तो होता है, वो क्या होता है, फ्लो होता है, क्या होता है, फ्लो होता है। क्लियर, इजी, ओके, इजी। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो समझ में आ गया स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक यानी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और फ्लो यानी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। वैसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लो कि फॉर एग्जांपल कि 2019 में, राइट, 2019 में एक और देखते हैं तो लाइक आपको इजी वे पे और क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। सो 2019 की मैं बात करता हूँ। 2019 में आपके गोदाम में मान लो कि कितनी बैग थी राइस की, 100 बैग थी। अब 100 बैग राइस की थी, राइट, बहुत ध्यान से सुनना। अब 2020 में वो जो बैग है कितनी हो गई, बोले कि सर 70 हो गई। अब 100 थी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज नोन एज द स्टॉक, लेकिन आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इट इज नोन एज अ फ्लो। तो यहाँ पे 30 बैग क्या हो गई, बोले कि सर सोल्ड हो गई। सो सोल्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो बोलेंगे। क्लियर, इजी। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो then after next factor of production। अब basically factor of productions 4 factor of productions है, land, labor, capital and entrepreneur। कौन से land, labor, capital and entrepreneur। अब आप सोचोगे कि सर ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको क्या मिलता है, तो बोले कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट मिलता है। लैंड को क्या मिलता है, बोले कि सर रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलता है, बोले कि सर वेजेस मिलता है और सैलरी मिलती है। देन आफ्टर कैपिटल को क्या मिलता है, बोले कि सर इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, बोले कि सर प्रॉफिट मिलता है, राइट। सो अभी जो करने वाले हैं वो एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट आईएमपी है, और आपकी बुक्स में 2 सेक्टर्स और 4 सेक्टर्स फ्लो दिए हुए, लेकिन 2 सेक्टर फ्लो ही आपके लिए इंपॉर्टेंस है। 4 सेक्टर फ्लो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट मींस कि आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो वो लोग हम लोग नहीं करेंगे। अब 2 सेक्टर्स सर्कुलर फ्लो हम लोग समझते हैं कि क्या है, ये मोस्ट आईएमपी है, तो बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं 2 सेक्टर्स की बात कर रहा हूं, बहुत आप ध्यान से सुनना। मान लो कि फॉर एग्जांपल 2 सेक्टर्स फ्लो में 2 होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड और दूसरा होता है गवर्नमेंट नहीं होती, कौन होता है, मान लो कि फर्म होता है। बहुत ध्यान से, बहुत मजेदार कंसेप्ट है, इजी वे पे समझ में आ जाएगा। हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या प्रोवाइड करती है, बोले कि सर हाउस होल्ड जो है फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जब हाउस होल्ड है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है, तो कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगी, बोले कि सर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कितने क्या प्रोवाइड करेगी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। यही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से फर्म क्या करेगी, गुड्स का प्रोडक्शन करेगी। गुड्स का प्रोडक्शन करके गुड्स प्रोड्यूस करेगी, और वो किसको देगी, बोले कि सर हाउस होल्ड को देगी। हाउस होल्ड यही गुड्स को क्या करेगा, कंजम्पशन करके फर्म को क्या देगा, बोले कि सर फर्म को क्या देगा, पेमेंट देगा, राइट। अब फर्म क्या करेगी, वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को क्या प्रोवाइड करेगी, फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी, फैक्टर पेमेंट। अब आप बोलोगे कि सर फैक्टर पेमेंट यानी कौन से, तो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से थे, बोले कि सर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को क्या मिलेगा, बोले कि सर रेंट मिलेगा। लेबर को क्या मिलेगा, बोले कि सर सैलरी मिलेगी। कैपिटल को क्या मिलेगा, बोले कि सर इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, कि बोले कि सर
क्लियर। सो आइए हम लोग समझते हैं कि लाइक ऐसा ही कुछ है। ओके अब देखो हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड क्या देती है फर्म को? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सामने फर्म क्या दिखती है? फर्म देती है उनको गुड्स बना के देती है, और लाइक वो क्या देती है? कंजम्पशन ऑफ द गुड्स प्रोवाइड, यानी गुड्स प्रोवाइड ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है। अब हाउस होल्ड ये जो कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस कंजम्पशन कर रहा है उसके सामने पेमेंट दे रहा है, तो फर्म क्या करेगी? वही पेमेंट किसको देगी? हाउस होल्ड को देगी। जो हाउस होल्ड ने दिया हुआ है वो लेबर को क्या देगा? वेजेस, लैंड को रेंट, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देगा। क्लियर बच्चों? सो इट इज नोन एज द फैक्टर पेमेंट। इजी? ओके। सो आइए अब हमारे सेशन का ये लास्ट पॉइंट है, राइट? देन आफ्टर हम लोग अगले सेशन की तरफ यानी अगला चैप्टर की तरफ जाएंगे। सो सेशन का लास्ट पॉइंट है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब रियल फ्लो एंड मनी फ्लो का मतलब क्या है? रियल फ्लो, अब मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि रियल फ्लो किसको बोलते हैं। रियल फ्लो, रियल फ्लो का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक में जनरली टू सेक्टर्स होते हैं, राइट? हाउस होल्ड एंड फर्म। और हाउस होल्ड और फर्म एक दूसरे को क्या करते हैं? हाउस होल्ड क्या करती है? फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देती है, और लाइक फर्म वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को यूज करके क्या बनाते हैं? गुड्स बनाते हैं। सो इन दोनों के बीच में जो फ्लो हो रहा है इट इज नोन एज द रियल फ्लो, राइट? सो आइए अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल के हिसाब से है कि नहीं है। रियल फ्लो रिफर्स द फ्लो फैक्टर ऑफ सर्विस फ्रॉम हाउसहोल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर, यानी हाउसहोल्ड और फर्म क्या है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। दोनों के बीच में गुड्स एंड सर्विस की कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, सो इट इज नोन एज द रियल फ्लो। क्लियर बच्चों? अब आइए मनी फ्लो समझते हैं। मनी फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में there are three types of the sector: agriculture, industry and service sector। ये थ्री सेक्टर्स है। ईच सेक्टर बाय गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अदर सेक्टर, यानी इंडस्ट्री जो है रॉ मटेरियल से गुड्स परचेज करेगी, राइट? देन आफ्टर सर्विस सेक्टर्स है वो इंडस्ट्री से भी गुड्स परचेज करेगा, देन आफ्टर इंडस्ट्री है वो सर्विस सेक्टर से भी कुछ ना कुछ कंसल्टेशंस लेगा। तो तीनों सेक्टर एक दूसरे पे एक दूसरे से क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विस का कॉरेस्पॉन्डिंग करते हैं। सो इट इज नोन एज द मनी फ्लो। सो मनी फ्लो का मतलब क्या है? रिफर्स द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी रॉ मटेरियल से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री सर्विस, सर्विस से प्राइमरी, प्राइमरी से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री सर्विस, यानी तीनों सेक्टर अक्रॉस द कंट्री टोटली लाइक सर्कुलर उसका फ्लो होता है, राइट? अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एंड ईच सेक्टर, ईच एंड एवरी सेक्टर एक दूसरे के साथ से गुड्स एंड सर्विस को बाय कर रहे हैं। So it is known as the money flow। फिर से एक बार, money flow refers the flow of money across the different sector। अब मैं डिफरेंट सेक्टर की बात कर रहा हूं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेक्टर: इंडस्ट्री, सर्विस एंड प्राइमरी सेक्टर्स। तो इन तीनों सेक्टर्स में मनी का फ्लो क्या होता है कि मनी का फ्लो लाइक सर्कुलेट होता है, और ईच सेक्टर एक दूसरे के साथ से क्या करेंगे? गुड्स बाय करेंगे। पहला वाला दूसरा से, दूसरा वाला तीसरा से, तीसरा वाला पहला से, एंड पहला वाला तीसरा, यानी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विस को बाय करेंगे। सो इट इज नोन एज द मनी। क्लियर बच्चों? ओके, थैंक यू वेरी मच।